माइंड्स। तो आज हम देखते हैं चैप्टर 27 प्रोविजन एज टू एक्यूज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड के जो व्यक्ति हैं उनके बारे में क्या उपबंध दे रखे हैं बीएनएसएस में, ऐसे अभियुक्त व्यक्ति जो विकृत चित्त हैं। तो इसमें सेक्शन 367 इम्पॉर्टेंट है, उसी से ही पूरे चैप्टर का सार समझ में आ जाएगा। तो आगे है सेक्शन 367 सीआरपीसी 328 अभियुक्त के विकृत चित्त व्यक्ति होने की दशा में प्रक्रिया। ठीक है, तो जब कभी जांच विचारण करने वाले मजिस्ट्रेट का विश्वास करने का कारण है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध जांच की जा रही है ऐसा व्यक्ति विकृत चित्त है और अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है, तो वह क्या करेगा, मजिस्ट्रेट ऐसे चित्त विकृति के तथ्य को अभिलिखित करेगा, उसकी जांच करेगा और ऐसे व्यक्ति की परीक्षा उस जिले के सिविल सर्जन या अन्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा कराएगा जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। ठीक है, और ऐसा सिविल सर्जन या चिकित्सा अधिकारी उसकी साक्षी के रूप में परीक्षा करेगा और उसकी उस परीक्षा को लेखबद्ध करेगा। तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति अभियुक्त जो उसके समक्ष आया है विकृत चित्त है, अपनी प्रतिरक्षा में करने में असमर्थ है, तो उस तथ्य को लिखकर उसकी परीक्षा करवाई जाएगी चिकित्सा अधिकारी के द्वारा। ये सेक्शन इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, चैप्टर भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे हम जल्दी पार करेंगे। तो यदि सिविल सर्जन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त व्यक्ति विकृत चित्त है, तो ऐसे व्यक्ति के देखभाल उपचार अवस्था के पूर्वानुमान के लिए उसके सरकारी अस्पताल, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के मनोचिकित्सक या रोग विषयक मनोवैज्ञानिकों को निर्दिष्ट करेगा। और तत्पश्चात ये जो मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक है मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा कि अभियुक्त व्यक्ति जो है वो चित्त विकृति या फिर बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त है अथवा नहीं है। ठीक है, परंतु यदि अभियुक्त यथास्थिति ये जो मनोचिकित्सक साइकाइट्रिस्ट वगैरह जो है इनके द्वारा जो मजिस्ट्रेट को दी गई रिपोर्ट है उससे व्यथित है और अपील करना चाहता है, तो वह चिकित्सा बोर्ड के समक्ष अपील कर सकेगा। और ऐसे अपील किसके समक्ष करेगा, वो बोर्ड किससे बनकर मिलेगा। तो इस पर क्वेश्चन बन जाता है कि बोर्ड बनता है निकटतम सरकारी अस्पताल के मनोचिकित्सा एक प्रमुख और निकटतम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के मनोचिकित्सा संकाय के सदस्य के द्वारा। इन दोनों से मिलकर ऐसा बोर्ड बनाया जाएगा जो कि उसकी अपील को सुनेगा। क्लोज 3 है कि यदि ऐसी परीक्षा और जांच लंबित रहने तक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति के बारे में 369 में जो उपबंध बता रखे हैं उनके अनुसार कार्यवाही करेगा। फोर्थ क्लोज है कि यदि मजिस्ट्रेट को यह सूचना दी जाती है कि उपधारा 2 में जो व्यक्ति है वो चित्त विकृत व्यक्ति है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास ऐसी रिपोर्ट आई, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, चित्त विकृति के कारण ऐसा व्यक्ति जो है अभियुक्त व्यक्ति वो अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है या असमर्थ पाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट उस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और अभियोजन के द्वारा जो साक्ष्य दिए गए हैं उसके साक्ष्य के अभिलेख की परीक्षा करेगा और अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने के पश्चात अभियुक्त से प्रश्न किए बिना, क्योंकि अभियुक्त तो समझ ही नहीं सकता, तो उससे प्रश्न किए बिना इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध अगर मामला नहीं बनता है तो वह जांच को मुलतवी करने के बजाय, जांच को पोस्टपोन करने के बजाय अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा। ठीक है, और अभियुक्त के संबंध में 369 के अधीन कार्यवाही की जाएगी। और अगर प्रोवाइजो इसका दे दिया कि प्रोवाइजो में जहां मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भाई अभियुक्त के विरुद्ध मामला बनता है, तो वह चित्त विकृति का जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें उस कार्यवाही को इतनी अवधि के लिए एक्सटेंड कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है, जब तक कि मनोचिकित्सक या मनोरोग विशेषज्ञ की राय में अभियुक्त ठीक हो जाए। उतनी अवधि के लिए कार्यवाही को पोस्टपोन कर दिया जाएगा और ऐसा आदेश देगा कि 369 में जो कार्यवाही की गई है, अभियुक्त के संबंध में जो कार्यवाही बताई गई है, वो सभी कार्यवाही की जाए। ठीक है, इसका क्लोज 5 कह रहा है कि यदि ऐसे मजिस्ट्रेट को यह सूचना दी जाती है कि उपधारा 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त है, ठीक है, बौद्धिक दिव्यांग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित व्यक्ति है, तो मजिस्ट्रेट इस बारे में अवधारण करेगा कि क्या वह अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है, और अगर वह अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जांच को बंद करने का आदेश देगा और अभियुक्त के संबंध में 369 के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देगा। आगे है सेक्शन 368 सीआरपीसी 329 न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृत चित्त होने की दशा में प्रक्रिया। ठीक है, अब तक तो इसमें था 367 में था कि अभियुक्त व्यक्ति के विकृत चित्त होने में, अब क्या है, न्यायालय के समक्ष जो व्यक्ति विचारित किया जा रहा है उसका अनसाउंड माइंड होना।
तो यदि कोई मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय के समक्ष कोई व्यक्ति का विचारण चल रहा है और ऐसा व्यक्ति विकृत है और अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ प्रतीत होता है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट उसके चिकित्सीय या अन्य साक्ष्य पर जो कि पेश किए जा रहे हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, तो उस तथ्य पर मजिस्ट्रेट अपना समाधान करेगा। और अगर मजिस्ट्रेट का ये समाधान हो जाता है कि वास्तव में ही वह व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उस भाव का निष्कर्ष अभिलिखित करके कार्यवाही को पोस्टपोन कर सकता है। ठीक है, शॉर्ट में मैंने ये पूरी सेक्शन शॉर्ट में ही निकालूंगी। क्लोज सेकेंड इसका कह रहा है कि यदि मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त व्यक्ति ऐसा है कि उसकी देखभाल के लिए किसी साइकाइट्रिस्ट की या मनोरोग विशेषज्ञ वैज्ञानिक की आवश्यकता है, तो उन्हें निर्देशित करेगा। ठीक है, अब ये ऐसे जो मनोचिकित्सक और मनोरोग वैज्ञानिक हैं, ये इसकी रिपोर्ट करेंगे मजिस्ट्रेट को कि ऐसा व्यक्ति विकृत चित्त से ग्रस्त है अथवा नहीं। ठीक है, परंतु अगर जो अभियुक्त है वो इनकी दी गई रिपोर्ट्स पर सेटिस्फाइड नहीं है, इनकी रिपोर्ट से व्यथित है, एग्रीव्ड है, तो वह क्या करेगा? अपील कर सकेगा चिकित्सा बोर्ड के पास। और वह चिकित्सा बोर्ड किससे बनेगा? तो हम इसकी पहले वाले सेक्शन में पढ़ के आए हैं कि निकटतम सरकारी अस्पताल के मनोचिकित्सा एकक प्रमुख से और निकटतम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के मनोचिकित्सा संकाय सदस्य से मिलकर बनेगा। अब जहां क्लोज 3 में मजिस्ट्रेट और न्यायालय को सूचना दी जा रही है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो विकृत व्यक्ति है। ठीक है, आगे से इनके द्वारा सूचना दी गई, साइकाइट्रिस्ट के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई कि ऐसा व्यक्ति विकृत व्यक्ति है और अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है या फिर असमर्थ पाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट उस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और साथ ही में अभियोजन ने जो साक्ष्य दिया है उसके अभिलेख की परीक्षा करेगा और अभियुक्त के अधिवक्ता को सुना जाएगा। अभियुक्त से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अभियुक्त से कोई भी प्रश्न पूछे बिना इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रथम दृष्टया मामला ही नहीं बनता, प्रेमा फेसी अभियुक्त के खिलाफ, आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला ही नहीं बनता है, तो वो क्या करेगा? विचारण को स्थगित करने के बजाय, पोस्टपोन करने के बजाय अभियुक्त को क्या कर देगा? उन्मोचित कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा और उसके संबंध में 369 के अधीन कार्यवाही की जाएगी। बट इसका प्रोवाइजो है कि अगर ऐसा लगता है कि अभियुक्त के विरुद्ध मामला बनता है प्रेमा फेसी, तो क्या करेगा? तो न्यायालय उसके विचारण को, ट्रायल को तब तक के लिए पोस्टपोन कर सकता है जब तक कि साइकाइट्रिस्ट, मनोचिकित्सक या मनोरोग विशेषज्ञ की राय में ऐसे व्यक्ति के उपचार के लिए जो अपेक्षित अवधि है उस अवधि तक उसे पोस्टपोन कर सकता है। आगे है इसका क्लोज 4 भी यही कह रहा है कि अगर कोई प्रेमा फेसी मामला बनता है और ऐसा व्यक्ति क्या है? बौद्धिक दिव्यांग है, ऐसा व्यक्ति इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है और ऐसा व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता, तो मजिस्ट्रेट इसके संबंध में कोई ट्रायल ही नहीं करेगा और 369 के अधीन कार्यवाही करने के लिए आदेश दिया जाएगा। अब आ गया सेक्शन 369, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि कौन सी प्रोसीजर अपनाई जाएगी। CRPC 330। तो ये क्या कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति धारा 367, 68 के अधीन चित्त विकृति से या बौद्धिक दिव्यांगता से, बौद्धिक दिव्यांगता जहाँ पर है वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा, विचारण चालू नहीं किया जाएगा। चित्त विकृति ठीक हो सकती है, बौद्धिक दिव्यांगता ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट क्या करेगा? ऐसे मामलों में जिसमें या तो उनसे जमानत ले ली गई है या जमानत ली जा सकती है, नहीं ली गई है, तो उस ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने का आदेश देगा। सबसे पहले तो क्या करेगा? ऐसे व्यक्ति को बेल पर छोड़ा जा सकेगा। परंतु अभियुक्त जो है वो ऐसी चित्त विकृति और दिव्यांगता से ग्रसित है और जहाँ की उसका उपचार नहीं हो पा रहा है और जहाँ उसके साथ उसके जो मित्र, नातेदार, रिश्तेदार जो हैं वो यदि न्यायालय का यह समाधान कर देते हैं कि ऐसे व्यक्ति का वो उचित उपचार करवाएंगे और ऐसे व्यक्ति को किन्हीं अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवारित करने का वचन देते हैं, तभी उसे जमानत पर छोड़ा जाएगा, अन्यथा जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। जमानत पर छोड़ने की शर्तें हैं कि ऐसा व्यक्ति किसी अन्य को नुकसान न पहुँचाए और साथ ही में ऐसे व्यक्ति की उचित उपचार की व्यवस्था की जा सके, तभी उसे जमानत पर छोड़ा जाएगा। क्लोज सेकेंड इसका कह रहा है कि जहां मजिस्ट्रेट की राय में जमानत नहीं दी जा सकती, ठीक है, और कोई समुचित वचनबंध भी नहीं दिया गया है, तो वो क्या करेगा? अभियुक्त को ऐसे स्थान में रखने का आदेश देगा जहां की उसका उपचार कराया जा सके मनोचिकित्सा का, और साथ ही इसकी रिपोर्ट किसे देगा? राज्य सरकार को देगा।
जहाँ की अभियुक्त को जमानत नहीं दी जा सकती, उसका कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, या जहाँ वचनबंध नहीं दिया गया है तो वहाँ उसे ऐसी जगह रखा जाएगा जहाँ की मनोचिकित्सा उपचार उसका करवाया जा सके और उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी जाएगी। और साथ ही में उसे निरुद्ध रखने के लिए कोई आदेश जो है वो किसके अधीन दिया जाएगा, तो मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के अधीन जो नियम बता रखे हैं उसके अधीन ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध रखने के लिए आदेश दिया जाएगा। ठीक है, संबंधित राज्य सरकार ने जो बना रखे। क्लोज 3 इसका कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति धारा 367, 368 के अधीन चित्त विकृति या बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त है और प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसकी इन दोनों की लिमिट्स को, इन दोनों की सीमा को ध्यान रखते हुए कि कितना तो वो अनसाउंड माइंड है और कितना वो बौद्धिक दिव्यांग है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगा कि क्या उसके विरुद्ध कार्रवाई, क्या ऐसे अभियुक्त को छोड़ना चाहिए अथवा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। परंतु यह भी इसमें प्रोवाइजो बता दिया कि यदि चिकित्सीय राय या विशेषज्ञ की राय में मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि 368 के अधीन उपबंधित रीति से अभियुक्त का उन्मोचन करने का आदेश करने का वह विनिश्चय करता है तो उसे छोड़ा जा सकेगा और उससे पर्याप्त प्रतिभूति दी जाती है। और यदि ऐसे मामले में अभियुक्त की ओर से पर्याप्त प्रतिभूति दी जाती है कि वह अन्य किसी व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो ये हम आगे ही देख के आए हैं कि जहाँ उसके जो लीगल हायर्स हैं वो कह देते हैं कि अभियुक्त पर्टिकुलर व्यक्ति की प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया जाएगा और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा, तो न्यायालय इन बेसिस पे उन्मोचन का आदेश, डिस्चार्ज का आदेश दे सकता है अगर पर्याप्त प्रतिभूति दे दी जाती है। यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय की ये राय है कि अभियुक्त के उन्मोचन का आदेश नहीं दिया जा सकता तो अभियुक्त को चित्त विकृति या बौद्धिक दिव्यांगता के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधाओं में अंतरित किया जाएगा। जहां मजिस्ट्रेट को लगता है कि डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए तो उसे वैसी आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जो राज्य सरकार ने इस निमित्त बना रखी है, तथा अभियुक्त की देखभाल और समुचित शिक्षा और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वहां उसकी देखभाल की जाएगी, समुचित शिक्षा दी जाएगी, प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सेक्शन 370 है जाँच विचारण को पुनः चालू करना। अगर 367 और 368 के अधीन कोई कार्यवाही पोस्टपोन कर दी गई है और मजिस्ट्रेट और न्यायालय को प्रतीत होता है कि अब अभियुक्त विकृचित नहीं है तो उसके विचारण को किसी भी समय पुनः चालू कर सकता है। जब अभियुक्त विकृचित न हो तो उसके विचारण को कभी भी चालू कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने की उपेक्षा की जाएगी, अभियुक्त को हाजिर किया जाएगा। 369 के अधीन जहाँ की अभियुक्त छोड़ दिया गया है और अपनी हाजिरी के लिए प्रतिभू उसे उस अधिकारी के समक्ष पेश करते हैं जिसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय ने इस निमित्त नियुक्त किया था, तब ऐसे अधिकारी का प्रमाण पत्र कि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है साक्ष्य में दिया जा सकेगा। जहाँ की प्रतिभू, उसके जो प्रतिभू हैं वो उसे ऐसे अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तब अधिकारी का यह प्रमाण पत्र कि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है तो ऐसे अभियुक्त की प्रतिरक्षा के रूप में उसका साक्ष्य लिया जा सकेगा और कार्यवाही को पुनः चालू किया जा सकेगा।